अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी का जो यूनिट 7 है, हेल्थ एंड साइकोलॉजी। तो इसी के बारे में इस यूनिट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हेल्थ और साइकोलॉजी का आपस में इंटरेक्शन किया है और किस तरह जो है ना ये एक दूसरे पे असरअंदाज हो सकते हैं। ओके, तो सिंपली ये डिस्कशन होगी इस यूनिट में। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज साइकोलॉजी। तो जैसे कि आपको साइकोलॉजी की डिफिनेशन का भी पता है और हेल्थ का भी पता है। अब ये हेल्थ रिलेटेड है बॉडी के साथ, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, अगर बॉडी बैलेंस कंडीशन में है, उसकी डिजीज वगैरह नहीं है, कोई इंफॉर्मिटी नहीं है, तो फिर उसको हम कहते हैं हेल्दी बॉडी है। अगर और दूसरा जो वर्ड है साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी रिलेटेड है टू द स्टडी रिलेटेड टू माइंड और बिहेवियर्स। तो बिहेवियर जो माइंड के साथ जो स्टडी रिलेटेड होते हैं उसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। तो अब हम लिंक करेंगे बॉडी को और अपने माइंड या हमारे बिहेवियर को कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, किस तरह जो है ना ये दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज हो सकते हैं, या हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रही है, जो निगेटिव या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो उस पर माइंड जो है ना किस तरह असरअंदाज हो सकता है, हमारे बिहेवियर उस पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारी यूनिट की जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है, हेल्थ साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स की एरियाज, determine the determinants of the people's health related behavior, understanding of the rule of locus of control and attribution style and serving as protective measure for psychological health। तो ये टॉपिक्स है जो हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज हेल्थ साइकोलॉजी। तो हेल्थ साइकोलॉजी का डिफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी क्या है? एज अ सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का एक सब फील्ड है, एक ब्रांच है दैट फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इसका मेन फोकस क्या होता है? जो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से? जैसा कि स्ट्रेस हो गया, कोपिंग स्किल्स हो गई, पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो बाद में आती है, हम डिटेल से डिस्कस करवाएंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरह जो है ना ये इन्फ्लुएंस करवाते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ को। मतलब ये सिंपली कि आपका जो साइकी है, आपका माइंड रिलेटेड फंक्शंस है, वो माइंड रिलेटेड फंक्शन आपकी फिजिकल हेल्थ या आपकी बॉडी की वेल बीइंग को जो है ना वो किस तरह से वो असरअंदाज करता है। ओके, तो ये सिंपल इसी स्टडी को हम हेल्थ साइकोलॉजी कहते हैं। अब इट एक्सप्लोर्स द वे इन विच पीपल इन विच साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल फैक्टर्स इंटरेक्ट विद फिजिकल हेल्थ एंड डिजीज। अब ये जो है ना ये हमें क्या बताता है? ये हमें वो तरीका एक्सप्लोर करवाता है जिस तरीके से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है या बिहेवियरल है या सोशल फैक्टर्स है, तो इन तीनों फैक्टर्स को जो है ना बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, व्हाट आर द बिहेवियरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर हेल्थ एंड व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर हेल्थ। तो इन तीनों के फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन से ये किस तरह अफेक्ट करवाते हैं आपकी बॉडी को, आपकी फिजिकल हेल्थ को या डिजीज को किस तरह से जो है ना ये असरअंदाज करता है। तो इसमें कौन सी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है, कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स है, कौन सी नेगेटिव फैक्टर्स है, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। हेल्थ साइकोलॉजिकल स्टडी हाउ पीपल्स थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स एंड सोशल रिलेशनशिप can impact the overall health and how they respond to illness and medical treatment। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसमें हम रिलेट करवाते हैं अपने माइंड को। माइंड में क्या आता है? माइंड में आपकी थॉट्स आते हैं, आपके इमोशंस आते हैं, बिहेवियर्स आपके होते हैं, या आपके जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, तो ये माइंड है। अब ये माइंड किस तरह अफेक्ट करवाता है आपकी ओवरऑल हेल्थ को या आपकी बॉडी की, एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू इलनेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, किस तरह जो है ना फिर आपका ओवरऑल हेल्थ या आपका बॉडी जो है ना वो इलनेस को किस तरह रिस्पॉन्ड करवाते हैं और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट को वो किस तरह रिस्पॉन्ड करवाते हैं। तो सिंपली ये एक रिलेशन है बिटवीन द बॉडी एंड माइंड। ओके अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हेल्थ साइकोलॉजिस्ट अपन वर्क इन वेरियस सिटिंग। अब हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है ना ये एक अलग डिसिप्लिन है और इसके जो प्रोफेशनल्स होते हैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, तो वो डिफरेंट सिटिंग में काम करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में भी होते हैं, क्लिनिक्स में भी होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी ये लोग होते हैं, और साथ में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट प्रैक्टिस भी ये लोग जो है ना वो क्या करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है ना रिलेटेड टू बिहेवियर्स, रिलेटेड टू माइंड अफेक्टिंग द बॉडी हेल्थ, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं। दे कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड होलिस्टिक केयर टू द पेशेंट। अब इसका काम क्या होता है कि ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जैसे कि नर्सेज हो गई, जैसे कि डॉक्टर्स हो गई, तो उनके साथ ये कोलैबोरेशन में काम करते हैं, और ये जो है ना पेशेंट को एक होलिस्टिक केयर वो केयर जिसमें पेशेंट के हर एक एस्पेक्ट को देखा जाए, सिर्फ उसकी डिजीज एस्पेक्ट को नहीं, बल्कि उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसकी सोशल
सिचुएशंस। तो इस तरह की सारे फैक्टर तो जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं होलिस्टिक केयर। तो पेशेंट को होलिस्टिक केयर देने के लिए जो है ना आपके पास एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का भी होना बहुत ज़रूरी होता है, कंसिडरिंग बोथ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड। और इस हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि ये आपके फिजिकल फैक्टर्स को या फिजिकल नीड्स को और साथ में आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स दोनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपकी फिजिकल नीड्स में क्या आते हैं? पेशेंट की फिजिकल नीड में उसका हाइजीन आता है, पेन रिलीफ आता है, या सिम्टम्स कंट्रोल आते हैं, उसके जो सिम्टम्स उसको आते हैं तो क्या ये बॉडी सिम्टम्स है या फिजिकल सिम्टम्स। दूसरा साइकोलॉजिकल नीड्स है, तो साइकोलॉजिकल नीड में जैसे कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी उसका हो गया, सपोर्ट हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, होप हो गया, और बहुत सी जो जिसका रिलेशन जो है ना वो माइंड फंक्शन से रिलेटेड हो, जिसका रिलेशन जो है ना वो बिहेवियर से रिलेटेड हो, तो क्या होते हैं वो साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं। तो इन दोनों के बैलेंस रखने के लिए, साइकोलॉजिकल नीड और फिजिकल नीड्स के बैलेंस रखने के लिए आपके पास होलिस्टिक केयर में एक हेल्थ प्रोफेशनल विच इज़ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वेरी एसेंशियल होता है। ओके, अच्छा अब ये की एरियाज़ क्या होते हैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट में या हेल्थ साइकोलॉजी में? कौन कौन सी की इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं? ओके, की एरियाज ऑफ स्टडी एंड रिसर्च विद इन द हेल्थ साइकोलॉजी इंक्लूड स्ट्रेस एंड कोपिंग। सबसे पहले आप जो है ना हेल्थ साइकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जो है ना वो कौन सा है? वो स्ट्रेस एंड कोपिंग एरिया है। अब इसी एरिया में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट investigate how stresses in daily life or major life events can affect a person's health। तो इसमें क्या होता है, इसमें हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जैसे कि नेम से ज़रा स्ट्रेस एंड कोपिंग, तो इसमें जो है ना हेल्थ साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि ये जो स्ट्रेसर्स हैं आपकी बॉडी में, आपके एनवायरनमेंट की तरफ से जो स्ट्रेसर्स है, आपकी फैमिली की तरफ से है, आपकी बॉडी की अपनी तरफ से जो स्ट्रेसर्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी माइंड की तरफ से, तो वो किस तरह आपकी लाइफ इवेंट्स को अफेक्ट करवाते हैं, एक पर्सन के हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करवाते हैं। तो इसी के रिलेशन देखते हैं और साथ में जो है स्टडी हाउ इंडिविजुअल कोप विद दीज स्ट्रेसर्स एंड हाउ इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी कैन कंट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ आउटकम। अब इन स्ट्रेसर को कोप करने के लिए, इन स्ट्रेसर को ख़त्म करने के लिए इस इंसान के साथ, इस पेशेंट के साथ कौन सा कोपिंग स्ट्रेटेजी है, कितने लेवल तक जो है ना वो कोपिंग करवाता है उन चीज़ों को या उन स्ट्रेसर को ख़त्म करने में उनका कितना सलाहियत है, तो वो भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। ओके, फिर दूसरा जो एरिया है वो है हेल्थ बिहेवियर चेंज। दिस एरिया फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोटिंग हेल्थ बिहेवियर्स such as diet, exercise, smoking cessation and adherence to medical treatment। तो इसी में हम क्या कहते हैं, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना तो वो देखते हैं एक पेशेंट की बिहेवियर्स को कि उसकी बिहेवियर्स हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। और हेल्दी अनहेल्दी बिहेवियर में क्या आता है कि पेशेंट जो है ना वो एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज उसका कैसा है, डाइट लेवल कैसा है, स्मोकिंग करता है या नहीं करता, या ट्रीटमेंट को वो एडहेयर है या नहीं है, ट्रीटमेंट्स वक्त पे लेते हैं या नहीं लेती, तो ये उसकी बिहेवियर्स है। अब इस बिहेवियर को हेल्दी बनाते कैसे है कि आप डाइट कंट्रोल करें, बैलेंस डाइट ले लें, अब स्मोकिंग सेसेशन करें, अब डेली एक्सरसाइज करें, अब जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट्स को आप एडहेयर हो जाए, अब उसके साथ जो है ना आप उसको ले लें, अब जो डोज होता है उस डोज को जो है ना आप फॉलो अप करें। तो ये क्या होता है, ये हेल्दी बिहेवियर्स होते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डेवलप इंटरवेंशंस टू हेल्प इंडिविजुअल मेक पॉजिटिव हेल्थ रिलेटेड चेंजेस। तो अब हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि इन जो बिहेवियर्स है, इन बिहेवियर में वो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए, नेगेटिव साइड से वो पॉजिटिव की तरफ जो है ना पेशेंट्स को लेके जाए इन्हीं बिहेवियर में। ओके, दूसरा जो एरिया है, तीसरा एरिया वो कौन सा है? वो है साइकोसोमेटिक मेडिसिन। अब साइको जैसे कि नेम से जाहिर है, साइको हम कहते हैं ना, साइको माइंड को कहते हैं, सोमेटिक बॉडी को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल सिम्टम्स और इलनेसेस। तो इसमें जो है ना आपकी सोमेटिक मतलब बॉडी के जो इलनेसेस होते हैं या बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं, तो वो और साथ में आपकी साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, साइक के रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, तो इन दोनों का क्या असर होता है इन एक दूसरे पे। तो साइकोसोमेटिक मेडिसिन मेनली आपकी डिजीज़ या आपकी सिम्टम्स पे फोकस करते हैं और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे फोकस करता है। ओके, दे एक्सप्लोर हाउ इमोशन, बिलीव्स एंड स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्सर्बेशन ऑफ सर्टेन मेडिकल कंडीशन। तो इसमें स्पेसिफिक फोकस होता है ना आप डिजीज़ पे या डिजीज़ के सिम्टम पे कि किस तरह जो है ना स्ट्रेस, आपके इमोशंस, आपकी अकायद या आपकी स्ट्रेस जो है ना वो किस तरह कंट्रीब्यूट करवाता है आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक डिजीज़ को एक्सर्बेट करने में, किस तरह हेल्प करवाता है, ज़्यादा करने में या डेवलपमेंट में किस तरह की वो हेल्प करते हैं। तो साइकोसोमेटिक मेडिसिन मेनली यही होता है। फिर चौथा जो मेन एरिया है आप इंटरेस्ट है वो कौन सा है? क्रॉनिक इलनेस डिजीज़।
इलनेस एंड डिजीज मैनेजमेंट, तो ये दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें जो है ना सिर्फ हम डिजीज के सिम्टम्स को पढ़ते हैं। इधर हम क्रॉनिक इलनेसेस और उसकी डिजीज मैनेजमेंट की फोकस होते हैं हमारे। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वर्क विद इंडिविजुअल्स हु हैव क्रॉनिक इलनेसेस सच डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर टू हेल्प देम कोप विद द इमोशनल एंड बिहेवियरल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दीज कंडीशन। अब ये जो क्रॉनिक इलनेसेस है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया, जैसे कि कैंसर हो गया, तो इन डिजीज के साथ एक खास तौर पर एक खास पैटर्न ऑफ इमोशंस होते हैं, और वो इमोशन को कंट्रोल करना एक खास पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जैसे कि आपने इन डिजीज वाली क्रॉनिक इलनेसेस वाली पेशेंट सब दिन देखे हुए कि मामूली सी बात पे जो है वो कितना उसमें वो आता है, गुस्सा आता है उसको, या चिड़चिड़ापन उसमें पैदा होता है। तो क्या होता है कि इन फैक्टर्स को अब किस तरह जो है ना आपने इस इमोशंस को चेंज करनी है, इस बिहेवियर्स को इन क्रॉनिक इलनेसेस में आपने चेंज करनी है, तो ये क्या है, ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। दे आल्सो स्टडी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट एडहेरेंस, और इसी में भी आप जो है ना ट्रीटमेंट एडहेरेंस को, कौन सी फैक्टर ट्रीटमेंट एडहेरेंस को अफेक्ट करवाते हैं, तो वो फैक्टर्स भी आप पढ़ते हैं कि क्या वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है या सोसाइटी की तरफ से कोई है कि वो इसके ट्रीटमेंट में रुकावट बनते हैं, तो वो भी साइकोलॉजिस्ट जो है ना इधर डिटरमाइन करते हैं। ओके, फिर इधर ये वाला एरिया हेल्थ प्रमोशन एंड बिहेव प्रिवेंशन। अब इसमें क्या होता है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डेवलप एंड एवेलुएट हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग इलनेस एंड प्रमोटिंग हेल्थी बिहेवियर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना साइकोलॉजिस्ट मेनली फोकस करता है किस चीज़ पे, वो एवेलुएट करते हैं इमोशनल हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स, डिफरेंट सेटिंग्स वो करते हैं, इमोशनल हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स जो अटेंड करते मैनेज करते। वो इसका ख़ास मकसद क्या होता है कि वो जो स्पेसिफिक डिजीज़ है या जो स्पेसिफिक हेल्दी बिहेवियर्स है, उस हेल्दी बिहेवियर्स को प्रमोट करे, और जो अनहेल्दी बिहेवियर है या जो इलनेस है उसको क्या करे, प्रिवेंट करे विद इन कम्युनिटीज एंड हेल्थ सिटिंग्स। अच्छा, फिर पेशेंट प्रोवाइडर कम्युनिकेशन, तो इसमें सिंपल इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट इज क्रूशियल फॉर गुड हेल्थ कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन क्या होता है कि स्पेसिफिकली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है और पेशेंट होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसकी नर्सेज डॉक्टर्स हो गई, तो ये कई हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, और इनके साथ जो पेशेंट होते हैं, तो अब इन दोनों के दरमियान हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लाजिम है। अब इन हेल्दी कम्युनिकेशन को हेल्थ साइकोलॉजिस्ट रिसर्च वेज टू इम्प्रूव डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एनहांस पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन। अब ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि इनका मेन काम ये होता है कि वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को वो एनहांस करे और भी अच्छाई की तरफ लेके जाए, एनहांस पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन, और साथ में पेशेंट को ये समझाए कि आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन क्या है, आप में जो है ना क्या बीमारी है, किस तरफ जो है ना अब आप जाने वाले हैं, आपको कौन सी ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है, एंड प्रमोट शेयर्ड डिसीजन मेकिंग इन हेल्थ केयर। और इसी के थ्रू जो है ना फिर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट उसके साथ एक शेयर डिसीजन लेते, चाहे वो उसके ट्रीटमेंट के बारे में हो, उसके ऑपरेशन के बारे में हो, उसकी मेडिसिन के बारे में हो, तो क्या होता है उस पेशेंट की डिसीजन के साथ साथ वो जो है ना वो चीज़ फिर अच्छी तरीके से परफॉर्म हो जाता है। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो इसी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं ताकि ये कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो। ओके, फिर पेन मैनेजमेंट, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट स्टडी पेन परसेप्शन एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब ये क्या करता है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का पेन मैनेजमेंट या पेन परसेप्शन और मैनेजमेंट टेक्निक्स। हर एक बंदे का या हर एक कल्चर में पेन परसेप्शन का एक अलग अलग तरीका होता है। हर एक बंदे का पेन परसेप्शन अलग से होते हैं, दूसरे बंदा उस पेन को किसी और तरीके से परसीव करते हैं। तो अब ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो पेन परसेप्शन को पढ़ते हैं और साथ में जो है ना फिर उसकी मैनेजमेंट किस तरह किया जाए, तो वो जो है ना साइकोलॉजी इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल अप्रोचेस टू पेन रिलीफ। अब इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल अप्रोचेस टू पेन, और इसमें जो है ना जब आप पेन रिलीव करते हैं, पेशेंट की पेन रिलीफ में उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ या उसकी साइकी का क्या असर होता है, तो विच कैन कम्प्लीमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट। तो आप उसी साइकोलॉजिकल अप्रोच को आप लेके पेशेंट के पास जाते हो और उस पेशेंट की पेन रिलीफ में जो है ना आप हेल्प करते हो। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है कि आप उसको काउंसल करें, उसको कोई अल्टरनेटिव उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, जैसे कि हिप्नोसिस वगैरह हो गया। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल अप्रोच आप उसको क्या करें, उसको प्रोवाइड करें। तो इसी के साथ जो है ना आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी दोगे और साथ में आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच भी जारी रहेगा। तो इसी तरीके से जो है ना फिर आप एक कम्प्लीमेंट, एक
होलिस्टिक केयर जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग रिसर्चेस एंड दिस फील्ड असेस द इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पर्सन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग। अब इस क्वालिटी ऑफ लाइफ में या वेलबींग में, वेलबींग मीन आपका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ होता है ना, या आपका सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ वेलनेस होते हैं, अच्छाई की जो तासुरात आपके होते हैं, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग को किस तरह से जो है ना प्रमोट किया जाता है, किस तरह आपकी एनालिसिस जो है ना वो आपकी वेलबींग पे असरअंदाज होते हैं। तो रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट उसी को पढ़ते हैं, एज वेल एज इंटरवेंशन टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फंक्शनिंग। और इसी के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट जो है ना, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, वो उन इंटरवेंशन को या उन तरीक़ों को भी पढ़ते हैं जिसके थ्रू जो है ना आपकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल फंक्शन को क्या किया जाए, वो इम्प्रूव किया जाए, वो बेटर हेल्थ की तरफ जो है ना वो लेके जाए। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना ये वाले ख़त्म हो गई, ये थी की एरियाज विद इन द साइकोलॉजी, की एरियाज है की कॉन्सेप्ट्स विद इन द साइकोलॉजी, जहाँ पे जो है ना मोस्टली जो है ना साइकोलॉजी में काम होता है, हेल्थ साइकोलॉजी में। अब हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स, ये वाला हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स रेफर टू द एक्शन हैबिट choices that individual make their daily lives that can significantly impact their physical and mental हेल्थ। तो अब हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स कौन कौन से, वो बिहेवियर्स या वो एक्शंस या वो हैबिट्स जो चॉइसेस दैट इंडिविजुअल मेक देयर डेली लाइफ्स दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देयर, तो वो बिहेवियर्स या वो एक्शंस हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर कौन से होते हैं, वो बिहेवियर सिंपली वो बिहेवियर जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, या वो एक्शंस या वो हैबिट्स आपके जो एक इंडिविजुअल की डेली लाइफ को क्या करते हैं, वो मेक इन देयर डेली लाइफ दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट, जो वो डेली परफॉर्म एक्शंस उसके होते हैं जो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स आर दोज बिहेवियर और दोज एक्शंस दैट इंडिविजुअल रिपीटेड डेली एंड दैट अफेक्ट्स देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो क्या होते हैं, वो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स होते हैं। दीज बिहेवियर्स कैन आइदर प्रोमोट और अंडरमाइन ओवरऑल वेलबींग। तो अब ये बिहेवियर्स क्या करते हैं, ये तो यहाँ प्रोमोट करते हैं और या जो है ना आपकी ओवरऑल वेलबींग को क्या करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, या तो प्रोमोट करते हैं और या आपकी वेलबींग को ख़राब करते हैं। ये बिहेवियर्स या नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं इन बिहेवियर्स का। हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड चॉइसेस इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू डाइट। अब हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स क्या आते हैं, वो आपके वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को वो फॉलो अप करते हैं, आपकी लाइफ के जो चॉइसेस होते हैं उसको फॉलो अप करते हैं। अब उस चॉइसेस में या एक्टिविटीज़ में जो है ना आपके डाइट्स आते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी आते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ आता है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आता है, और साथ में जो है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग अदर्स, और साथ साथ और भी होते हैं। तो ये ऐसी एरियाज हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या ऐसी चॉइसेस हैं जो आपकी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। ओके, तो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर इन एक्शन को इसमें हम पढ़ते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीपल्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, अब जो है ना ये वाली जो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स हमने पढ़ी, अब इन हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स पे कौन कौन से फैक्टर जो है ना वो असरअंदाज हो सकते हैं, ये हेल्थ रिलेटेड, तो कौन कौन से फैक्टर जो है ना इनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं और कौन कौन से फैक्टर इनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइड रेंज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स व्हिच आर फैक्टर्स आर कंडीशंस दैट कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल चॉइसेस एंड एक्शन रिगार्डिंग देयर हेल्थ। तो ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट्स मेनली ये फैक्टर्स होते हैं या कंडीशंस होते हैं जो एक इंडिविजुअल की लाइफ चॉइसेस और उसके एक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, दीज डिटर्मिनेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू सेवरल कैटेगरीज। अब ये जो डिटर्मिनेंट्स है या फैक्टर्स हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अच्छा, सबसे पहले वाला है वो है इंडिविजुअल फैक्टर्स है, क्या है, इंडिविजुअल फैक्टर्स है। तो इंडिविजुअल फैक्टर जैसा कि आ गया नॉलेज एंड अवेयरनेस, एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड रिस्क कैन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर्स इफ दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी बिहेवियर्स एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद अनहेल्दी बिहेवियर। अब नॉलेज एंड अवेयरनेस क्या है कि एक इंडिविजुअल को ये पता हो कि कौन सी बिहेवियर जो है ना उसके लिए बेनिफिशियल है या कौन सी बिहेवियर जो है ना वो उनके लिए नुकसानदेह है, अनहेल्दी है, दे मे बी मोर लाइकली टू मेक पॉजिटिव चॉइसेस। अब जब एक इंसान को पता हो कि ये रास्ता या ये बिहेवियर या ये एक्शन मेरे लिए फ्रूटफुल है, ये मेरे हेल्थ को प्रमोट करता है, और दूसरा कोई एक्शन है वो उनके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है, तो फिर वो इंडिविजुअल ऑलरेडी जो है ना उसके पास अगर ये अवेयरनेस हो पॉजिटिव नेगेटिव का, तो वो पॉजिटिव वे इख्तियार करेगा और नेगेटिव से अपने आप को बचाएगा और इन द एंड जो है ना उसका हेल्थ इंप्रूव होगा। ओके,
बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, दूसरा इंडिविजुअल फैक्टर क्या है? बिलीव्स, पर्सनल बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्थ बिहेवियर। अब हर एक इंसान के अकायद होते हैं, उसके एटीट्यूड्स होते हैं, उसके वैल्यूज होते हैं जो उसके हेल्दी बिहेवियर में जो है ना वो सिग्निफिकेंट रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी देखे होंगे ना, मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो अनहेल्दी वो करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं और अनहेल्दी इस तरह के मतलब बहुत सी लोग जो है ना इस तरह के अकीदे रखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो किसी गंदा नाली में नहाते हैं तो उसकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, या इस तरह के और बहुत सारे अकायद होते हैं लोग की। तो ये अकायद जो है ना ये क्या करते हैं, या ये एटीट्यूड्स ही उनके बिहेवियर को जो है ना क्या करते हैं, ये हेल्दी बिहेवियर को उसमें सिग्निफिकेंट रोल जो है ना वो प्ले करते हैं कि अगर आपकी अकीदे या एटीट्यूड जो है ना वो नेगेटिव है तो आपकी बिहेवियर वो डैमेज होगी, और अगर हेल्थ डैमेज होगा आपका, अगर ये पॉजिटिव हो तो आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। फॉर एग्जाम्पल समवन विद पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड एक्सरसाइज मोर लाइकली टू एंगेज इन रेगुलर। अब एटीट्यूड में क्या आता है? एटीट्यूड फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सरसाइज करता है, और एक्सरसाइज क्या है, ये जो है ना उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ओके, फिर जो है ना सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी भी इंडिविजुअल फैक्टर है। सेल्फ एफिकेसी सिंपली ये है कि एक बंदा ये कहीं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, हैव कंट्रोल एंड बिहेवियर एंड अचीव योर गोल्स, कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये मेरा गोल है, मैं इन कामों को करूँगा। तो ये क्या है? सेल्फ एफिकेसी की उस इंसान को अपने आप पे यकीन हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। दे रेफर टू इंडिविजुअल बिलीव्स एंड देयर एबिलिटी टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ स्पेसिफिक हेल्दी बिहेवियर। तो ये क्या होता है? ये सैंपल एक इंडिविजुअल का बिलीफ होता है, उसका एक अकीदा होता है कि वो जो है ना सक्सेसफुली एक स्पेसिफिक हेल्दी बिहेवियर को परफॉर्म कर सकता है। However, self-efficacy is often associated with greater emotion and behavior change। अब ये सेल्फ एफिकेसी जो है ना ये क्या होता है? ये आपके मोटिवेशन के साथ वो होता है, रिलेटेड होता है या एसोसिएट होता है, और बिहेवियर चेंज मतलब ये कि सेल्फ एफिकेसी एक बंदा है और उसको पक्का यकीन है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये बिहेवियर अपना सकता हूँ, तो ये उसके लिए एक मोटिवेशन है क्योंकि वो अपनी गोल को अचीव भी कर सकता है और उसका यकीन भी है, तो ये मोटिवेशन है उसके लिए। दूसरा, उसकी बिहेवियर चेंज में ये सेल्फ एफिकेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता लग जाए कि यार ये चीज़ जो है ना ये मेरे लिए ख़तरनाक है, तो आपको आपका अपने आप पे आपकी यकीन है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, अल्कोहल अब्यूज़ है, तो जो लोग जिन लोगों का सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा होता है तो वो अल्कोहल से अपने आप को फिर बचा सकता है और ये बिहेवियर जो है ना वो चेंज कर सकता है। उसमें एक तरह की मोटिवेशन आती है जो इसको अल्कोहल के तुर्क करने में जो है ना वो मस्बत साबित हो सकता है। ओके, तो ये सेल्फ एफिकेसी एक इंडिविजुअल फैक्टर्स है जो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। फिर दूसरा फैक्टर जो है ना वो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में सबसे पहले सोशल सपोर्ट आता है। द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिव फ्रेंड्स, फैमिली और अ सोशल नेटवर्क कैन एनकरेज हेल्दी बिहेवियर्स। कन्वर्सली लैक ऑफ सोशल सपोर्ट में हैंडल पॉजिटिव चेंजेस। ये क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिव फ्रेंड्स होते हैं, जब सपोर्टिव फ्रेंड्स हो और जब इंकरेजिंग हेल्दी एनवायरनमेंट हो तो वो क्या करते हैं, लैक ऑफ सोशल, तो वो हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। लेकिन जब आपके जो है ना क्या हो, अगर आपकी सोशल सपोर्ट नहीं हो तो आपकी पॉजिटिव चेंजेस आपके बिहेवियर में फिर नहीं आ सकते हैं। ओके, कल्चरल नॉर्म्स क्या है? वैल्यूज़, ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हेल्दी बिहेवियर। अब बहुत से लोगों की डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स होते हैं, और इन कल्चर का आपके हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करने में जो है ना बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखे होंगे, फॉर एग्जांपल कोई कल्चर है, बहुत से कल्चर्स ऐसे होते हैं जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स उनके होते हैं, बहुत से कल्चर्स ऐसे होते हैं कि उसमें क्या एक्सरसाइज वगैरह का बहुत ज़्यादा वो होता है। जैसे कि आप जो है ना ये पहाड़ी इलाकों के लोग देख लोगे तो ये लोगों का ये कल्चर ये होता है कि वहाँ पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर होता नहीं, हेल्दी डाइट होता है, लोगों की जो है ना रहना सहने के तरीके, उनकी चलने फिरने, एक्सरसाइज वगैरह काम करने होते हैं उनको, तो वो लोग हेल्दी होते हैं बहुत ज़्यादा, वो मुकाबले उन लोगों की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनके होते हैं। व्हाट इज़ कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल और नॉर्मल कैन वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस कल्चर। और जो एक्सेप्टेबल या नॉर्मल होता है तो हर एक कल्चर में अक्रॉस कल्चर डिफरेंट करते हैं कि बात चीज़ जो है ना एक कल्चर में वो नॉर्मल होते हैं, दूसरी कल्चर में जो है ना लोग उसको क्या देखते हैं, एक एबनॉर्मल वे से देखते हैं कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो ये वेरी करता है कल्चरल नॉर्म्स। ओके,
Peer influence क्या होता है? Friends and peer can have a significant impact on health behaviors, especially among adolescents and young adults. तो ये क्या होता है? फ्रेंड्स और peer जो है ना, आपकी आशना क्या होते हैं उसको, जो आपके जानने वाले लोग होते हैं ना, तो ये भी आपकी हेल्थ को, हेल्थी बिहेवियर को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, स्पेशली अमंग एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, क्योंकि यंग एडल्ट्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं बाहर एनवायरनमेंट को, और बहुत ज़्यादा जो है ना इनमें मेच्योरिटी ज़्यादा नहीं होती, तो बाहर एनवायरनमेंट उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो आपके जो पीयर्स रिलेशनशिप होते हैं ना, उसके बिहेवियर भी आप पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। फिर इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एक्सेस टू हेल्थ केयर। Environmental factors में क्या है? The availability and affordability of healthcare services can affect health related behaviors. अब जो availability and affordability of healthcare services है, अगर आपका इंसान का हेल्थ केयर सर्विसेज को अप्रोच ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है ना हेल्थी रिलेटेड बिहेवियर ज़्यादा होगी। जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पे हॉस्पिटल होता है और जहाँ पे जो है ना हेल्दी एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग भी क्या होते हैं, वो उनमें हेल्दी बिहेवियर जो है ना ज़्यादा तर होते हैं बमुकाबले वहाँ के जहाँ पे ना हॉस्पिटल होता है, ना वहाँ पे हेल्दी प्रोग्राम्स होते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ के लोग जो है ना फिर इन चीज़ों से बाखबर नहीं होती, सच इज सेकिंग मेडिकल केयर व्हेन नीडेड। ओके, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? लिविंग इन एन एनवायरनमेंट विद दैट सपोर्ट फिजिकल एक्टिविटी विद एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट एक ऐसी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो जो फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, जैसे कि एक्सेस टू पार्क एंड सेफ साइड वॉक्स होते हैं, कैन प्रमोट एक्सरसाइज। तो ये क्या होता है कि एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो, एक्सेस हो इन चीज़ों को। कन्वर्सली लिविंग इन एन एरियाज विद लिमिटेड एक्सेस टू हेल्दी फूड डेजर्ट्स कैन इम्पैक्ट डाइटरी चॉइसेस। तो अब एक ऐसी जगह पे आप रह रही हो जहाँ पे जो है ना हेल्दी फूड्स अवेलेबल नहीं होता, तो इसी की वजह से जो है ना आपके डाइटरी चॉइसेस जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं और आपके हेल्थ जो है ना वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। ओके, फिर वर्क प्लेस एंड स्कूल एनवायरनमेंट, द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस एंड स्कूल्स कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ बिहेवियर। अब आपके वर्क प्लेस है या आपकी क्या है, आपके स्कूल वगैरह है, तो वहाँ पे जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होते हैं, वो भी आपके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। अगर वहाँ के जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जो पॉलिसीज़ होते हैं, वो हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं, तो फिर ऑलरेडी आप में भी हेल्दी बिहेवियर जो है ना वो प्रमोट होगी, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो बहुत सारी सिटिंग में आप देख लोगे कि वहाँ की न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे होते हैं या नहीं, या वहाँ पे स्ट्रेस होता है अपने कोवर्कर्स को या अपने जो उनके वो होते हैं सर्वेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए एनवायरनमेंट कैसा रखा गया है, वो जो है ना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है या नहीं, वो हेल्दी एनवायरनमेंट है। तो ये अफेक्ट करवाते हैं आपकी हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर को। ओके, फिर इसके बाद जो है ना इकोनॉमिक फैक्टर्स है। तो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आते हैं? इनकम एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पीपल विद हायर इनकम्स एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस often have greater access to resources for healthy living such as nutrition, food and gym membership। तो ऑलरेडी आपको पता है कि जिसके इनकम अच्छी हो, जिसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी हो, तो फिर जो है ना उसमें हेल्दी बिहेवियर जो है ना इजीली अपनाते हैं, डाइट के उसके चॉइसेस अच्छे होते हैं, एक्सरसाइज के लिए वो जिम वगैरह की मेंबरशिप जो है ना वो हासिल कर सकता है। तो ये वाली एक्टिविटी या फैसिलिटीज़ जो है ना फिर उसके साथ अवेलेबल होते हैं, और वो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर या हेल्थ प्रोमोटिव बिहेवियर जो है ना वो अपना सकते हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी। जॉब रिलेटेड स्ट्रेस, वर्किंग कंडीशंस एंड जॉब सिक्योरिटी कैन अफेक्ट हेल्थ बिहेवियर एंड ओवरऑल वेलबींग। तो ये क्या होता है कि जॉब सिक्योरिटी मतलब ये है कि आप ऐसी जगह पे काम कर रहा हो जहाँ पे जो है ना आपको ख़तरा नहीं होता, जहाँ पे आपको आपके रिमूवल का, वहाँ पे जो है ना तनख्वाह न मिलने का कोई इस तरह का ख़तरा नहीं होता, तो ये भी जो है ना आप फिर स्ट्रेस नहीं लोगे, आप वहाँ पे जो है ना खुश होगे, तो ये आपका हेल्थी बिहेवियर जो है ना वो प्रमोट करता है। अच्छा, फिर इसके बाद ये तो सोशियो इकोनॉमिक जो है ना वो फैक्टर्स थी, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर थे, या ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गई। अब इसके बाद जो है ना फिजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। तो जो शुरू में हमने पढ़ी थी ना इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, और ये वाली फिर आ गई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, अब साइकोलॉजिकल फैक्टर में इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ बिहेवियर। ठीक, क्या होते हैं? आपका डिप्रेशन हो गया, आपका एंजाइटी हो गया, पेशेंट का स्ट्रेस लेवल हो गया, तो ये क्या करवाता है? ये हेल्दी बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं। पीपल एक्सपीरियंसिंग हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस मे बी मोर लाइकली टू एंगेज इन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म लाइक ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग और स्मोकिंग। तो अब जो लोग जो है ना उसकी स्ट्रेस लेवल जिसमें हाई हो, जहाँ पे जो है ना अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म
मैकेनिज्म उसके साथ हो, तो फिर अगर ऐसे लोग होते हैं ना जहाँ पे उन पे स्ट्रेस पड़ता है, तो उसको हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म तो ये है कि वो बाहर चले, गोभी या थोड़ा सा नींद कर ले या फ्रेंड के साथ वो निकले, तो उसका जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज कम होता है। लेकिन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो वो अल्कोहल पीना शुरू करते हैं, या वो जो है ना सिगरेट वगैरह पीना शुरू करते हैं, तो स्मोकिंग शुरू करते हैं, तो फिर ये क्या करता है, फिर ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना एडिक्शन आते हैं। एडिक्शन सब्सटेंस अब्यूज आर हेल्थ आर बिहेवियरल एडिक्शंस, गैम्बलिंग जैसे हो गया, कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ बिहेवियर। तो एडिक्शन क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज, फॉर एग्जांपल आपने अल्कोहल लेना शुरू की, आपने कोई और ड्रग्स लेना शुरू की, स्मोकिंग की तरफ आप चले गए, तो ये क्या है, या जैसा कि बिहेवियरल एडिक्शन है, जैसे कि गैम्बलिंग हो गया, जौबाजी हो गया, या और इसी तरह की अनहेल्दी अप्रोचेज आपने शुरू की, तो ये क्या करता है, ये आपके हेल्थ को जो है ना कंप्रोमाइज़ करता है या इफेक्ट करता है। फिर इसके बाद जो है ना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है ना, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी भी आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है। जैसे कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी हो गई, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी सच एज टोबैको कंट्रोल मेजर्स हो गई, टैक्सेशन ऑन अनहेल्दी प्रोडक्ट हो गया, एंड रेगुलेशन ऑन फूड लेबलिंग। जैसे कि फूड लेबलिंग का मतलब है कि फूड मार्किंग जो होते हैं कि ये फूड किस तरह के है, अच्छा है या बुरा है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो उस पर जो रेगुलेशन होते हैं, जो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर टैक्स लेते हैं हुकूमत, या इस तरह के टोबैको कंट्रोल मेजर्स है, तो वो थोड़ी सी लूज है। तो ये क्या करता है, ये चीज़ें ये इन्फ्लुएंस करता है हेल्दी बिहेवियर को सोसाइटी में। अगर आप इन चीज़ों को मना कर दें, ख़त्म कर दें, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी हो जो इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करता हो, तो फिर जो है ना पॉपुलेशन में हेल्दी बिहेवियर प्रमोट होगी। हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स, इसके बाद जो है ना फिर आते हैं हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स कैन राइज अवेयरनेस एंड इंकरेज बिहेवियर चेंज। अब जो है ना पब्लिक हेल्थ है, गवर्नमेंट जो है ना वो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स अरेंज करे, एक ख़ास सिटिंग में जो है ना वो क्या करे, लोगों को एजुकेट करे, लोगों को अवेयर करे उस चीज़ के बारे में, उस डिजीज़ के बारे में। तो फिर क्या होता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स हो गए, एम टू रिड्यूस टोबैको यूजेज, तो ये क्या होता है, ये फिर आपके हेल्दी बिहेवियर्स को जो है ना वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना ये लोकस ऑफ कंट्रोल है, और लोकस ऑफ कंट्रोल के बाद जो है ना फिर हम पढ़ते हैं एट्रीब्यूशन स्टाइल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एट्रीब्यूशन स्टाइल, और फिर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जैसे कि इंटरनल एट्रीब्यूशन स्टाइल, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन स्टाइल, ये किस तरह जो है ना आपके हेल्थ पे ये असरअंदाज हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।